हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लास 10th के साइंस का ये चैप्टर है। केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। एग्जाम्स का टाइम है, टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो मैंने ये वीडियो आपके लिए क्विक रिवीजन के पर्पज से बनाई है। आई होप कि ये आपको पसंद आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है ये क्यों बना या क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। गाइस, जब हमारे अर्ली 90s की बात करते हैं, अर्ली 80s की बात करते हैं, 18s की, तो उस समय क्या हो रहा था कि एलिमेंट्स की खोज हो रही थी, एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो रही थी, बट एलिमेंट्स की कोई भी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था। तो ऐसे टाइम पर सबसे पहले लगातार अटेम्प्ट्स किए जा रहे थे। उन्हीं में से कुछ अर्ली अटेम्प्ट्स हैं जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो गाइस, सबसे पहला अर्ली अटेम्प्ट था हमारा लेवोजियर के थ्रू। लेवोजियर साइंटिस्ट ने बताया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें दो कैटेगरीज में बांटा उन्होंने। मेटल्स, ये मेटल्स थे यहाँ पर, एंड इधर वाला जो पार्ट है ये हमारा नॉन मेटल्स था। ठीक है, तो नॉन मेटल्स और मेटल्स की कैटेगरी में उन्होंने इनको क्लासिफाइड कर दिया था। बाद में सम एलिमेंट्स ऐसे मिले हैड द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे कुड नॉट बी प्लेस्ड इन एनी ऑफ द क्लासेस, जिनको किसी भी क्लास में क्लासिफाइड नहीं किया गया था। तो ये तो था फर्स्ट वाला अटेम्प्ट, जो सबसे पहला अटेम्प्ट था, जो कि लेवोजियर साइंटिस्ट के थ्रू किया गया था। इसके बाद आया था हमारा नेक्स्ट डोब्रेनियर ट्राइड का। ये जो हुआ था गाइस, ये डोब्रेनियर थे हमारे साइंटिस्ट, जिनका पूरा नाम था जॉन वुल्फगैंग डोब्रेनियर। 1817 में इन्होंने अपना अटेम्प्ट किया था। इसमें उन्होंने हर एलिमेंट के 3 ग्रुप बनाए थे। जैसा आप देख सकते हैं, 3-3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया था, जिसको उन्होंने नाम दिया था ट्राइड। तो इस ट्राइड में उन्होंने बताया था कि यदि हम एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड एटॉमिक मास ऑफ थर्ड एलिमेंट का मीन निकालते हैं तो वो हमेशा एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट बनेगा। इसी तरीके से उन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम का ग्रुप बताया। ऐसे ही क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का बताया। बट इसमें क्या हुआ कि जब हम डोब्रेनियर ने ये बताया तो ये तो बहुत काम की चीज निकली थी, क्योंकि इससे एटॉमिक मास पता करने में काफी हेल्प मिली या प्रेडिक्शन करने में भी काफी हेल्प मिली। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब इसको और ज्यादा इस पे फर्दर स्टडी की गई तो वहां पर इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। तो उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसमें उन्होंने बताया कि भाई ये जो ट्राइड्स थे ओनली 3 थे। जैसे हमने यहाँ पे देखा है ट्राइड 1, 2 और 3। इसके अलावा पूरे जितने भी मेटल्स थे या एलिमेंट्स थे उनमें कोई भी ऐसा ट्राइड नहीं निकला जिसका रिलेशन इसी तरीके का निकला हो। सभी ने एटॉमिक मास को बेस माना था, चाहे फिर हम बात करें डोब्रेनियर की या फिर आगे के साइंटिस्ट की। इसके बाद यदि हम इनकी लिमिटेशन देखते हैं डोब्रेनियर ट्राइड की, तो इसमें देखिए, ही कुड नॉट अरेंज ऑल द एलिमेंट्स नॉन एट दैट टाइम इनटू ट्राइड। वो इन सभी जितने भी एलिमेंट्स उस समय नॉन थे या फाउंड थे उन सबको इस तरीके के ट्राइड में अरेंज नहीं कर पाए। ही कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 सच ट्राइड्स दैट हैव बीन मेंशन्ड। जो हमने अभी देखे, बस केवल ऐसे 3 ही ट्राइड्स को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ तो ये थ्योरी खत्म हो गई। इसके बाद आए हमारे न्यूलैंड। तो न्यूलैंड ने एक थ्योरी दी, लॉ दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिसे हम बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इस लॉ ऑफ ऑक्टेव को उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था 1866 में हमारे साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड ने, जो कि इंग्लिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया कि जिस तरीके से म्यूजिक में 8 सुर होते हैं या स्वर होते हैं, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, तो आप देखेंगे कि 8 सुरों के बाद, 7 सुरों के बाद 8वां सुर जो होता है वो रिपीट होता है पहले सुर के जैसे। तो सेम वही केस को उन्होंने यहाँ पर रिपीट करा। उन्होंने बताया कि जैसे यहाँ पर भी जो एलिमेंट्स थे, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एलिमेंट के बाद जो 8th एलिमेंट होता है वो अपने फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी शो करता है, सच लाइक अ सुर ऑफ म्यूजिक। तो ये लॉ जो है वो काफी हद तक सही माना गया था।
तो ये था हमारा न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल, लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी, ये भी पूरी अपने सभी चीज़ें क्लियर नहीं कर पाता था। तो यहाँ पर क्या हुआ, न्यूलैंड ने जो है, जैसे हम बात कर लेते हैं लिमिटेशंस की, तो इसमें लिमिटेशन थी, दिस लॉ वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, यानी एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 40 तक ही ये केवल एप्लीकेबल था, वहीं तक ये प्रॉपर सिमिलैरिटीज जो है वो शो कर रहा था। न्यूलैंड ने जिस समय ये ऑक्टेव रूल बताया था, उन्होंने एज्यूम करा था कि ओनली 56 एलिमेंट्स जो हैं, केवल 56 एलिमेंट्स ही आगे फ्यूचर में डिस्कवर होंगे, जो कि बाद में गलत निकला, क्योंकि लगातार एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई और हम जानते हैं एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। तो गैस ये तो था हमारा न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल। सो गैस इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो गाइस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है वो हमारे साइंटिस्ट डिमित्री इवानोविच मेंडलीव ने इंट्रोड्यूस कराया था। ये रशियन केमिस्ट थे। इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था इसके लिए। डेट टाइम 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। इन 63 एलिमेंट्स को एक टेबुलर फॉर्म में सिस्टमेटिक वे में उन्होंने सिस्टमेटिक अरेंज किया। तो गाइस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है। तो उन्होंने ये बताया कि the physical and chemical properties of the element are a function of periodic of their atomic weight or atomic mass. That means elements की जो physical और chemical properties होती हैं they are totally depend on their atomic mass. तो guys ये तो था हमारे मेंडलीव के periodic table का बेस। तो हमने यहाँ पर देख लिया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। हमने देखा मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, उसमें हमने पढ़ा कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट पर डिपेंड करती है। जो मेंडलीव थे उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाया था। इस टेबल में आप लोग देख सकते हैं कि टोटल उन्होंने 8 ग्रुप बनाए थे और 6 पीरियड्स बनाए थे। इन्होंने हर ग्रुप को सब ग्रुप्स में डिवाइड किया था। इस तरीके से उस टाइम तक जिस समय उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था उस समय तक नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। जब बाद में उनकी नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो उन्होंने इस ग्रुप के आगे एक 0 ग्रुप और बना दिया जिसमें सारी नोबल गैसेस को रखा गया था। तो इस तरीके से उन्होंने अपने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल प्रिपेयर किया। ये पहला टेबल था जिसको काफ़ी हद तक माना गया था, बट हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी होती है। तो इसी तरीके से इस मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी कई लिमिटेशंस थी, कई ड्रॉबैक्स थे। तो यदि हम उसकी बात करते हैं तो उनमें से कुछ लिमिटेशन इस तरीके से हैं। पहला लिमिटेशन था इसका कि इसमें हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी, ये हाइड्रोजन की पोजीशन क्लियर नहीं थी, क्योंकि हाइड्रोजन जो था वो एल्कलाई मेटल और हैलोजन दोनों की प्रॉपर्टी से रिसेंबल करता है। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन उन्होंने क्लियर नहीं करी कि इसे ग्रुप 1 में या ग्रुप 17 या 7 में रखना चाहिए। सेकंड इनका ड्रॉबैक ये आया कि ये जो आइसोटॉप्स होते हैं, अब आइसोटॉप्स कौन से होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, जैसे क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। इनका एटॉमिक नंबर दोनों का 17 होता है बट एटॉमिक मास 35 एंड 37 रिस्पेक्टिवली होता है। तो इनको एटॉमिक मास के बेसिस पर क्लोरीन या हाइड्रोजन या यूरेनियम जितने भी आइसोटॉप्स थे उनको अलग अलग प्लेस देना था, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया था। तो ये किस बेसिस पर उन्होंने नहीं किया, इस चीज़ को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। थर्ड इसका ड्रॉबैक था
जो एटॉमिक मासेस थे उनमें कोई रेगुलर मैनर तो था नहीं, कहीं पे तो वो डिफरेंस 1 का था, कहीं 2 का डिफरेंस था, कहीं 0.0 का था या 0.2 का था या 0.9 का था। तो रेगुलर मैनर में उनमें इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था। इसलिए ये प्रेडिक्ट करना कि इन फ्यूचर इस दो एलिमेंट के बीच का कोई एलिमेंट आगे जाकर डिस्कवर होगा, ये प्रेडिक्शन करना पॉसिबल नहीं था। इसी के साथ इसमें कई जगह उन्होंने प्रॉब्लम्स आ रही थी, जहां उन्होंने हैवियर एलिमेंट्स को जैसे हम एग्जांपल देखें, इसमें जो आर्गन था, आर्गन को उन्होंने पोटेशियम से पहले प्लेस किया हुआ था, जबकि आर्गन का जो एटॉमिक मास था वो 39.9 था, जबकि पोटेशियम का 39.1 था। फिर भी उन्होंने पोटेशियम से पहले आर्गन को रखा था। तो ये चीज़ें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसलिए इसमें बहुत सारी ड्रॉबैक्स निकले, और जहाँ ड्रॉबैक्स निकलते हैं वहाँ पर उसका एक इम्प्रूव फॉर्म आता है। तो बाद में आया, ऐसा हम देख लेते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था उसकी क्या विशेषता थी या उसके क्या फीचर्स थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1913 में। हेनरी मॉसले ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। गाइस, अब तक की जितनी भी थ्योरीज और जितने भी प्रेडिक्शंस आए थे वो सभी एटॉमिक मासेस के बेस पर थे, बट ये फर्स्ट प्रेडिक्शन था, फर्स्ट कोई अटेम्प्ट था जिसमें बेस जो था वो एटॉमिक नंबर को माना गया था। तो हम यदि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ देखते हैं तो इसकी डेफिनेशन निकल कर आती है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ना कि मासेस। वहाँ पर अभी तक मेंडलीव तक सभी ने एटॉमिक मास को बेस माना था, लेकिन यहाँ हमारे हेनरी मॉसले ने एटॉमिक नंबर को बेस माना था। तो यहाँ तक तो गाइज हमने देखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस बेसिस पे बनाया गया। अब यदि हम बात करते हैं इनके फीचर्स की, तो फीचर्स यदि मैं देखती हूँ तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम थे। 18 वर्टिकल कॉलम का मतलब है, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये वर्टिकल कॉलम कहलाते हैं इसके, जहाँ पर आप इस तरीके की लाइंस काउंट कर सकते हैं। ये टोटल 18 थी, ऊपर लिखा भी हुआ है इस पे। तो ये 18 वर्टिकल कॉलम थे जिनको नाम दिया गया ग्रुप, और यहाँ पर 7 पीरियड्स थे, 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी। इन 7 हॉरिजॉन्टल रोज को नाम दिया गया पीरियड। तो यहाँ पर इसकी ये विशेषता थी कि यहाँ पे जो इनके वर्टिकल कॉलम्स थे, वर्टिकल कॉलम्स मतलब जो इनके ग्रुप्स थे, ये ग्रुप्स ये बताते थे कि नंबर ऑफ शेल्स किसी भी एलिमेंट में कितने प्रेजेंट होते हैं। ठीक है गाइज, हम यहाँ से देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ग्रुप 1 है, इसमें ये बताता है कि ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे फिर वो हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, सोडियम, पोटेशियम, कोई भी हो, इन सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होंगे। ऐसे ही ग्रुप 2 का मतलब था 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अ वैलेंस शेल। यहाँ पर गाइस एटॉम पूरा टेबल तो हमें पढ़ना नहीं होता है 10th में, तो यहाँ अभी हम इसे फिलहाल छोड़ देते हैं। बात करते हैं ग्रुप 13 से 18 तक की। तो 13 में 10 माइनस करके हम निकालते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी ग्रुप 13 का मतलब था 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 14 मीन्स 4, 15 5, 16 6, 17 7 और 18 मीन्स 8। केवल एक्सेप्शन यहाँ पर एक हीलियम है, जो कि चूंकि उसकी फर्स्ट शेल के शेल होती है और के शेल इसकी कंप्लीट होती है, इसीलिए इसे नोबल गैसेस में काउंट किया जाता है। तो गाइस, ये तो था हमारे वर्टिकल कॉलम्स के बारे में। यही बात मैं करती हूँ यदि इनके पीरियड्स की, तो यहाँ पे पीरियड्स जो हैं वो इंडिकेट करते हैं नंबर ऑफ शेल्स को। यानी पीरियड 1 का मतलब है n इक्वल्स टू 1, यानी नंबर ऑफ शेल 1। 2 का मतलब 2 शेल्स, 3 का मतलब 3 शेल्स, इस तरीके से 7 शेल्स तक का बताया गया था। तो यहाँ पर हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ शेल्स से हम नंबर ऑफ शेल्स का पता लगा सकते थे लोकेशन के अकॉर्डिंग, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता लगा सकते थे।
तो इस तरीके से हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया वो काफ़ी हद तक आज तक उसे जो है एक सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल माना गया है। इसमें इन्होंने पर्टिकुलर जो मेटल्स थे उनकी पूरी इंफॉर्मेशन दी थी, नॉन मेटल्स की इंफॉर्मेशन दी थी, उनको प्लेस किया था। इवन उन्होंने यहाँ पर आपको जिगजैग मैनर में दिख रहा होगा, जिगजैग मैनर में आपको दिख रहा होगा बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम। यहाँ पर उन्होंने मेटेलॉइड्स को भी प्रॉपर प्लेस दिया था। उन्होंने बताया था कि इससे पहले वाले जो है वो मेटल्स हैं और इसके बाद वाले जो हैं वो नॉन मेटल्स यहाँ पर प्लेस किए गए। नॉन मेटल्स और मेटल्स के बीच में हमारे मेटेलॉइड्स होते हैं। तो ये तो था हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में और ज़्यादा डिटेल में। इवन मैं आपको सारी उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या जो भी एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी होती है उसके बारे में बताऊंगी। जब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैक्सिममली अपने फ्रेंड्स में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।